हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आईटीआर फॉर्म्स असेसमेंट ईयर 26-27 के रिलीज कर दिए गए हैं और ये आईटीआर फॉर्म्स फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कमाई गई इनकम के ऊपर एप्लीकेबल है और ये आईटीआर फॉर्म्स की फाइलिंग भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो आईटीआर फाइल करने से पहले ऐसे 10 मेजर चेंजेस जो कि आईटीआर फॉर्म्स में किए गए हैं, ये आपको समझ लेना जरूरी है। सबसे पहला जो चेंजेस है वो है आईटीआर 1 और आईटीआर 4 से रिलेटेड। अब नॉर्मली आप आईटीआर 1 या आईटीआर 4 जब आप फाइल करने जाते थे और आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम या फिर हाउस प्रॉपर्टी की कुछ भी डिटेल्स आपको डिक्लेयर करनी होती थी, तो आप मैक्सिमम 1 हाउस प्रॉपर्टी की ही डिटेल्स आप आईटीआर में डाल पाते थे। लेकिन अब दोस्तों असेसमेंट ईयर 26-27 में आप मैक्सिमम 2 हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल्स आप दे सकते हैं। अब वो हाउस प्रॉपर्टी आपकी रेंटेड हो सकती है, तो रेंटेड प्रॉपर्टी के केस में आप मैक्सिमम 2 हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम आप डिक्लेयर कर सकते हैं, उसकी डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं और साथ में दोस्तों जो भी इंटरेस्ट ऑन होम लोन है उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। और प्रॉपर्टी यदि सेल्फ ऑक्युपाइड है तो ऐसे केस में भी आप मैक्सिमम 2 हाउस प्रॉपर्टी का आप डिटेल्स दे सकते हैं। तो आईटीआर 1 और आईटीआर 4 में आप मैक्सिमम 2 हाउस प्रॉपर्टीज तक की डिटेल्स दे सकते हैं, लेकिन जो आईटीआर 2 आईटीआर 3 है उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। यहाँ पे जब आप आते हो तो इसमें हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जो आप डिक्लेयर करते हो, यहाँ पे आपको हाउस प्रॉपर्टी की वो सारी डिटेल्स देनी होती है। तो आप यदि एक हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल्स आप जैसे फिलअप करते हो तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में देखोगे तो यहाँ मेंशन किया गया प्लीज फिलअप दैट सेपरेटली फॉर ईच प्रॉपर्टी फॉर अप टू 2 प्रॉपर्टीज। आप मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टीज तक डिक्लेरेशन दे सकते हैं। पॉइंट नंबर सेकेंड में ये है कि यदि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कोई भी टेनेंट आपके मकान को खाली करके चला जाता था तो आपको रेंट जो है रिसीव नहीं हो पाता था, इवन दो कि जो आपकी रेंट एग्रीमेंट होती थी वो 12 मंथ्स की या 11 मंथ्स की आप एग्जीक्यूट करते थे और उसमें रेंटल इनकम टोटल दिखाई जाती थी। लेकिन यदि वो बीच में ही चला गया, लेट से कि आपको 2 मंथ्स का रेंट नहीं मिला, 3 मंथ्स का नहीं मिला, आपकी प्रॉपर्टी वैकेट हो गई, तो ऐसे केस में पहले क्या होता था कि आपको टोटल रेंट जो है अपने आईटीआर फॉर्म्स में लेनी पड़ती थी, साथ में आपको जो रेंट नहीं मिला होता था उसको आपको माइनस करके दिखाना होता था। लेकिन अब आपको ये आईटीआर फॉर्म्स में दिखेगा कि जो रेंट आपको रिसीव नहीं हुआ है, जो कि अनरियलाइज्ड रेंट है, उसको आईटीआर फॉर्म्स में उस अमाउंट को आप डिक्लेयर कर सकते हैं सेपरेटली और ये अमाउंट आपका टोटल रेंट से माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आईटीआर फॉर्म्स को आप ओपन करोगे तो टोटल रेंट आपको यहाँ रिपोर्ट करनी होती है। ये आप देखोगे पॉइंट नंबर बी में इन्होंने ऐड कर दिया है कि टोटल अमाउंट ऑफ रेंट विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड। यहाँ पे आपको अमाउंट इंटर करना है, टोटल रेंट में से ये अमाउंट आपकी ऑलरेडी माइनस हो जाएगी। उसके बाद का जो आगे प्रोसेस है वो सेम टू सेम आपका रहने वाला है। पॉइंट नंबर 3 में जो चेंजेस है वो ये है कि जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स पे आपको होती थी, तो लास्ट ईयर के आईटीआर में आपको 2 कॉलम्स दिखते थे। एक होता था कि ऑन और बिफोर 23 जुलाई 2024 के पहले, 23 जुलाई 2024 के बाद, मतलब 2 कॉलम में आपको रिपोर्टिंग करनी होती थी कि कितना सेल हो गया, कितनी उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और 2 रेट्स एप्लीकेबल होते थे। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो आईटीआर आप फाइल करने वाले हो, जिसका असेसमेंट ईयर 26-27 है, इसमें अब आपको ये जो 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का और 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो शेड्यूल्स था, ये दोस्तों हटा दिया गया है। अब आपको सिर्फ 2 रेट्स यहाँ पे दिखेंगे। एक होगा 20% का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए होता है और दूसरा होगा 12.5% का जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में होगा। यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में ये है कि ऐसे लोग जिनका कि फॉरेन रिटायरमेंट अकाउंट्स हैं, जिनके ऊपर 89A की रिलीफ एप्लीकेबल है, लेकिन अब 89A की जो डबल टैक्सेशन रिलीफ है फॉरेन रिटायरमेंट अकाउंट के लिए, वो अब आपको आईटीआर 2 आईटीआर 3 में ही आपको क्लेम करने को मिलेगा। न्यू टैक्स रेजिम में आपके जितने भी आईटीआर फॉर्म्स होंगे असेसमेंट 26-27 के लिए, वो सब डिफॉल्ट मोड में होंगे। अब आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में यदि आईटीआर फाइल करना है और आप एक बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम को डिक्लेयर करना चाहते हो, तो ऐसे केस में आपको लास्ट ईयर भी फॉर्म 10 आईए सबमिट करना पड़ता था। लेकिन फॉर्म 10 आईए को सबमिट करने की एक लास्ट डेट हुआ करती थी। लास्ट ईयर 31 जुलाई तक या उसके पहले आपको फॉर्म 10 आईए सबमिट करके अपनी आईटीआर को फाइल करना पड़ता था ओल्ड टैक्स रेजिम में। लेकिन इस बार दोस्तों एक मेजर चेंजेस किया गया है कि ऐसे लोग जिनके के ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है और आप बिजनेस प्रोफेशन की आईटीआर को आप फाइल करने वाले हो, लाइक आप आईटीआर 3 आईटीआर 4 को आप फाइल करने वाले हो, तो ऐसे केस में जो ड्यू डेट था उसको एक्सटेंड करके 31 अगस्त 2026 किया गया।
तो मतलब आप 31 अगस्त तक या उसके पहले आप फॉर्म 10 IA को सबमिट करके अपने बिजनेस और प्रोफेशन के इनकम को डिक्लेयर कर सकते हैं। और जो ऑडिट केस के पर्सन्स हैं उनको 31 अक्टूबर 2026 का टाइम दिया जाता है फॉर्म 10 IA सबमिट करने के लिए। और यहाँ पे नेक्स्ट ये है कि रिप्रेजेंटेटिव असेसी के लिए एक नया बॉक्स ऐड किया गया सभी ITR फॉर्म्स में। यदि कोई माइनर के बिहाफ पे ITR फाइल कर रहा है या फिर कोई डिसीज्ड पर्सन है उसके बिहाफ पे आप ITR फाइल कर रहे हो या फिर कोई NRI है जिसके बिहाफ पे आप ITR फाइल कर रहे हो, तो उस केस में अब एक नया चेक बॉक्स आपको ITR फॉर्म्स मिलेगा। तो आप ITR फॉर्म को ओपन करेंगे तो इसमें ITR 1 में A22 पे ये रिप्रेजेंटेटिव असेसी का यहाँ पे डिटेल्स आपको फिलअप करना है। इसी तरीके से ITR 2, ITR 3, ITR 4 में भी आपको ये मेंशन करना होगा। तो यदि आप एक रिप्रेजेंटेटिव असेसी हो तो आपको यस पे क्लिक करना है, और आप नहीं हो तो यहाँ पे नो पे आपको क्लिक करना है। यदि आपने यस पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आपको अपना नाम इंटर करना है, आपको ईमेल आईडी अपनी डालनी है, कॉन्टेक्ट नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना है। और यहाँ पे नेक्स्ट ये है कि जो लोग ओल्ड टैक्स रेजिम में चैप्टर 6A का डिडक्शन क्लेम करते थे जिसमें 80G और 80GGC का डिडक्शन होता था, अब 80G में कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया या फिर NGOs हो गया जिसको कि डोनेशन आप करते थे तो आप उसका डिडक्शन जो अपने ITR में क्लेम करते थे। लेकिन अब असेसमेंट ईयर 26-27 के ITR में जब आप डिडक्शन लेने जाओगे तो आपको वैसे तो ब्रेकअप में डिटेल्स देनी पड़ती है कि कितना आपने डोनेशन दिया, कैसे दिया, वो सब डिटेल्स। लेकिन अब यहाँ पे दोस्तों आपको TRN नंबर भी डालना पड़ेगा कि आपने जो बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन किया उसका ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर क्या है वो आपको डालना पड़ेगा। बैंक का IFSC कोड डालना होगा, बैंक का नाम डालना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो उसका भी डिस्क्लोजर अब ITR में देना कंपलसरी हो चुका है। आपको पॉलिटिकल पार्टी का नेम, उसका पैन नंबर आपको प्रोवाइड करना है, बैंक अकाउंट जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया हुआ है, IFSC कोड उस बैंक का, और TRN नंबर भी आपको सेपरेटली मेंशन करना पड़ेगा। अब रिवाइज रिटर्न की जो ड्यू डेट थी उसको एक्सटेंड करके 31 मार्च किया गया इस बजट 2026 में। वैसे नॉर्मली 31 दिसंबर होता है लेकिन उसको बढ़ा करके मार्च किया गया। तो यदि आप असेसमेंट ईयर 26 और 27 की ITR को फाइल करने के बाद उसको रिवाइज आप करने जाओगे तो 31 दिसंबर के बाद आप जब रिवाइज करने जाओगे तो आपको लेट फीस का पेमेंट करना होगा। और लेट फीस के लिए एक सेक्शन 234I यहाँ पे ITR फॉर्म्स में आपको इंसर्ट होते हुए दिखेगा जो कि सभी ITR फॉर्म में इसे डाला गया है। तो यहाँ पे जनरली D10 में फीस अंडर सेक्शन 234F ये लेट फीस के लिए होता है जो 1000 और 5000 का पे करते हो। यहाँ पर ही D10A में आपको दिख जाएगा सेक्शन 234I फीस फॉर फर्निशिंग रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम। और नेक्स्ट यहाँ पे है कि अब ITR फॉर्म्स में आपको मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स देने हैं। लाइक आप यदि प्रीजेम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स अब आपको देनी पड़ेगी। ITR 4 फॉर्म को जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे फाइनेंशियल पार्टिकुलर ऑफ बिजनेस में जब आप जाते हो तो यहाँ पे आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स और इसके बाद कैश इन हैंड, बैलेंस विथ बैंक, ये सब आपको फिलअप करना होता था पहले, डेटर्स और इन्वेंट्रीज। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऐड कर दिया गया है जो कि आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी कि आपने पैसे को कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। और बैलेंस विथ बैंक ये भी डिटेल्स अब आपको कंपलसरी है ITR में देना। और इसके अलावा जो नेक्स्ट डिस्क्लोजर है कि अब पहले क्या होता था कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप यदि ट्रेडिंग करते थे, असेसमेंट डेट 26-27 में इन्होंने क्या कर दिया, FNO के टर्नओवर को अलग से यहाँ पे डाल दिया है और इंटरडे टर्नओवर को भी इन्होंने अलग से इंसर्ट कर दिया है। यहाँ पर अब आपको अलग से अपना टर्नओवर रिपोर्ट करना होगा। इसके बाद आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन से कितनी इनकम हो रखी है ये आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी पड़ेगी। इंटरडे ट्रेडिंग का टर्नओवर भी आपको सेपरेटली यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा, उसका कितना आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ वो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी इनकम आप FNO का इंटरडे का डिक्लेयर करेंगे ऑटोमेटिकली ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। तो ये 10 मेजर चेंजेस आपको ध्यान में रखने हैं असेसमेंट ईयर 26-27 के ITR फाइल करने के लिए। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।